हेलो एवरीवन, बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। आज का हमारा टॉपिक है सरकारों के रूप, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें सरकारों के विभिन्न प्रकार, प्राचीन समय की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है राजतंत्र, जिसमें राजा होता था, वही सत्ता व शक्ति का स्रोत होता था और पूरी प्रजा पर अपना शासन करता था, कंट्रोलिंग पावर थी। फिर उसके बाद कुलीन तंत्र हमारे सामने आता है, जिसमें कि समाज के कुछ कुलीन वर्ग के हाथ में पावर होती है। उसके बाद हम देखने को आता है लोकतंत्र, जिसमें शासन करने वाले कई सारे लोग होते हैं। तो अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारे सामने सरकारों के मुख्य स्वरूप निकल के आते हैं, जैसे एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार। तो हमें अध्ययन इन्हीं के बारे में करना है, इन्हीं को हमें डीपली जानना है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एकात्मक सरकार की। आज हम दो ही सरकारों के बारे में बताएंगे। एकात्मक सरकार किसे कहते हैं? तो एकात्मक सरकार अगर हम साधारणतः देखें तो जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण होता है, शासन की पूरी पावर केंद्र के हाथ में होती है और जो हमारे स्थानीय जिले होते हैं या राज्य होते हैं उनकी स्थिति एक शासित के तरह होती है। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई स्वायत्तता नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि उनको जो अधिकार दिए जाते हैं वो केंद्र के विवेकपूर्ण निर्णयों के द्वारा, केंद्र की अगर इच्छा होती है तो वो देता है, अदरवाइज नहीं देता। तो इस प्रकार से एकात्मक सरकार किसे कहते हैं इसे जानते हैं। उसके बाद संसदात्मक सरकार के बारे में जानेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्तमान में हम ब्रिटेन में, फ्रांस में, चीन में एकात्मक सरकार देखते हैं, जहां एक शक्तिशाली केंद्र है और राज्यों का या जो हमारे स्थानीय देश होते हैं उनका कोई वो अस्तित्व नहीं है। तो आइए जानते हैं एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। एकात्मक राज्य वह हैं जो कि केंद्रीय शासन के अधीन संगठित होते हैं। केंद्रीय सरकार के अधीन सारे प्रशासित क्षेत्र के भीतर विभिन्न जिलों के अधिकार में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्रीय सरकार की विवेकपूर्ण इच्छा पर आधारित होती है। तो अगर हम देखें कि जितना भी केंद्र सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य हैं या जिले हैं, उनको जो भी अधिकार प्राप्त है वो केंद्र के विवेक पर आधारित होते हैं। अगर केंद्र चाहे तो वो उन्हें समय समय पर परिवर्तित कर सकता है, छीन सकता है और उनके पास स्वायत्तता नाम की चीज नहीं होती है। तो एक शक्तिशाली केंद्र जिससे कि पूरे क्षेत्र पर शासन व्यवस्था की जाती है और वहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के अंतर्गत नहीं होता है, ऐसे शासन व्यवस्था को हम एकात्मक सरकार के नाम से जानते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? सारी शक्तियों का एकत्रीकरण शासन को प्रमुख, इस शासन की प्रमुख विशेषता है। तो जितनी भी पावर है, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी एक ही जगह केंद्रित होती हैं। कहाँ केंद्रित होती है? केंद्र सरकार के पास। तो शक्तियों का एकत्रीकरण इस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। बात करते हैं शासन के क्या गुण हैं, क्वालिटीज क्या है। शासन का प्रभाव संपन्न रूप, चूंकि जो गवर्निंग बॉडी है वो सिर्फ एक है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं बहुत आसानी से ले लिए जाते हैं, उसमें कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होता। तो और इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था की जाती है उसमें संपूर्ण एरिया में एक रूपता देखने को मिलती है और डिसीजन जब एक ही जगह लेने के लिए एक ही जगह सारी पावर है तो आसानी से शासन व्यवस्था को किया जा सकता है। लचीला शासन, लचीला हम कह सकते हैं क्योंकि जो क्षेत्र इस सरकार के अंतर्गत आते हैं उनमें अपने विवेक के अनुसार वो शक्तियां प्रदान करते हैं और उन्हें समय समय पर ले भी सकते हैं। तो एक लचीला शासन व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। विधायन क्षेत्र में एक रूपता, जो भी नियम बनते हैं वो पूरे राज्य में एक ही प्रकार से बनते हैं। जैसे कि अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो वहां पर अलग अलग राज्य अपने अपने विधायन बनाता है, अपने अपने विधेयक बनाता है, अपने अपने नियम बनाता है,
जिससे कि शासन व्यवस्था में एक रूपता का जो लक्षण है वो देखने को नहीं मिलता है। तो वही इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो विधायन क्षेत्र है, चूंकि नियम एक ही बॉडी बना रही है तो वो सारे क्षेत्र पे एक ही तरीके से लागू होंगे। तो विधायन क्षेत्र में एक रूपता दिखाई पड़ती है, ये इसका क्वालिटी है। कम खर्चीली, चूंकि सारी पावर एक ही सरकार के हाथ में है, केंद्र शक्तिशाली है, कोई राज्य सरकार नहीं है, कोई स्थानीय स्वशासन नहीं है, इसलिए जो सरकार का खर्चा है वो बहुत कम आता है अपेक्षा किसके, संघात्मक सरकार के। चूंकि जो गवर्निंग बॉडी है उसमें कम लोग शामिल होंगे, राज्य सरकारें अलग अलग नहीं होंगी, तो जो खर्चा आएगा सरकार का वो कम होता है। तो ये जो शासन व्यवस्था है वो बहुत कम खर्चीली होती है। छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त, बहुत से छोटे राज्य हैं जहां एक जाति, धर्म व समान धर्म मानने वाले लोग हैं, भाषा शैली के लोग हैं, तो उस राज्यों में ये शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से लागू होती है। चूंकि लोगों में कोई मतभेद नहीं होता है, सभी के समान भावनाएं होती है, समान समाज से बिलोंग करते हैं, समान धार्मिक विश्वास होते हैं, इसलिए एकात्मक जो शासन व्यवस्था है वो छोटे राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। बात करते हैं एकात्मक शासन के दोष। तो पहला दोष, केंद्रीय सरकार की स्वेच्छाचारी होने का भय। चूंकि सत्ता और शक्ति ये एक ही केंद्र पर निहित है, तो केंद्र पावरफुल हो जाता है, और जब अधिक से जरूरत से ज्यादा पावर किसी को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है स्वेच्छाचारी बन जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई और बाउंडेशन नहीं है। तो केंद्र हमेशा ये भय बना रहता है कि कहीं केंद्र ऐसी नीतियां ना बनाए जिससे कि स्थानीय स्वशासन को हानि हो या केंद्र अपनी मनमानी करता रहे। तो ये यहाँ एक दोष है। दूसरा, स्थानीय मामलों की उपेक्षा। चूंकि केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, स्थानीय सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या होता है कि जो स्थानीय मामले हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। मतलब उन मामलों को अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता, बल्कि केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा, चूंकि हमने पहले ही कहा केंद्रीय शासन की ये विशेषता है, या शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है, मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है, तो स्थानीय स्वशासन नाम की कोई व्यवस्था वहां नहीं है, या जो भी हमारी स्थानीय स्वशासन के नाम की जो संस्थाएं हैं उनके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे कि वो शासन में अपनी हिस्सेदारी दे सके। तो इस तरीके से एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए उपयोगी है और एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करती है, जिससे शासन के सभी निर्णय अच्छे से लिए जा सके। अब हम बात करते हैं सरकार के दूसरे रूप की, जिसे हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है, अगर हम सिंपली देखें तो एकात्मक का अपोजिट कर दें। चूंकि एकात्मक में शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ था और यहाँ शक्तियों को बांट दे केंद्र और राज्य के बीच में, तो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था आ जाती है। तो इसके अपोजिट जो सरकार का रूप होता है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे अमेरिका में, कनाडा में और भारत में देखने को मिलती है, जहाँ राज्य व केंद्र के बीच कई सारे राज्य हैं और केंद्र के एक शक्तिशाली केंद्र सरकार का गठन करते हैं और उनके बीच अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपनी पावर है। तो देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। इस शासन में दो सरकारों समन्वय व घटकों के बीच शक्तियों का वितरण इस ढंग से किया जाता है कि दोनों के अस्तित्व तथा अधिकार क्षेत्र की रक्षा हो सके। मीन्स एक संविधान द्वारा, संवैधानिक व्यवस्था द्वारा राज्यों व केंद्रों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, जिससे कि दोनों के अस्तित्व, दोनों की रक्षा की जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, ना केंद्र अपनी मनमानी कर सके और ना राज्य अपनी मनमानी कर सके। तो ऐसे जो शासन व्यवस्था होगी उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, तो इसकी 3 मुख्य विशेषताएं निकल कर आती है। क्या है? लिखित संविधान। सबसे पहले किसी भी संघात्मक व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषता है कि वहां संविधान लिखित रूप से होना चाहिए, ताकि कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके और संविधान द्वारा राज्यों को और केंद्र के अधिकार व उनकी शक्तियों का वितरण
किया जा सके। तो ये व्यवस्था होगी। दूसरी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो कई सारी पावर्स हैं जो राज्यों की अलग हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, पंचायत चुनाव और भूमि कर, ऐसे चीजें मैटर जो है जो राज्य सरकारों को दिए जाए, और इनके अलावा केंद्र सरकार जो कि सभी राज्यों के ऊपर अपना केंद्र सरकार की जो अपने शक्तियां होंगी उनका पालन करेगी, और एक शक्ति केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का आपस में बंटवारा किया जाएगा। तीसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। केंद्र व राज्यों के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, विधायी तौर पे, प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्यविधि की जाती है, वो अपनी मनमानी ना करें, और उनके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद पर सुझाव देने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए। ये संघात्मक सरकार की प्रमुख विशेषताएं होती है। बात करते हैं उनके गुण। संघीय व्यवस्था में छोटे छोटे राज्य मिलकर शक्तिशाली राज्य बनाकर लाभ प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि अपने लाभ के लिए व अपने हित के लिए कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं, जिनसे वो परस्पर अपने हितों को लाभ प्राप्त करते रहे। तो ये इसका गुण है। राज्य के निवासियों द्वारा राजनीति में रुचि प्रदर्शन। चूंकि हम यहाँ जो हमारी स्थानीय स्वशासन है, जिसमें कि लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं, तो उनका क्या होता है कि राजनीति में रुझान बढ़ता है। विश्व शासन में एक नमूना पेश करना। तो एक रूपता, एक राज्य, एक नागरिकता, एक सरकार, ऐसे लक्षण प्रस्तुत करते हुए ये विश्व के शासन व्यवस्था में अपना एक नमूना पेश करता है और पूरे समाज में एक रूपता लाने की कोशिश करता है। इसके भी दोष हैं। राज्यों के अलग होने के व विद्रोह के द्वारा संघ भंग होने की संभावना। तो कभी कभी क्या होता है कि राज्य मान लो अपना अलगाव प्रस्तुत कर दे या विद्रोह कर दे और उनमें अलगाव की भावना आ जाए, तो इससे क्या होता है, इससे संघ के एक रूपता को खतरा हो जाता है और संघ के भंग होने का डर बना रहता है। विदेशी मामलों के संचालन में कमजोर। तो जो विदेश नीति होती है उसमें क्या होता है कि इस संघात्मक सरकार में चूंकि शक्तियां केंद्र और राज्यों को बटी हुई है उनके बीच में, और निर्णय जो होते हैं उन्हें लेने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि विदेशी जो मामले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशों से संधि वगैरह की जाती है, उनमें ये बहुत कमजोर दिखाई पड़ता है। चूंकि सरकार का बहुत बड़ा रूप है, राज्यों का अलग अस्तित्व है, तो सबसे एक निर्णय पे सब सहमत हो, ये बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो इसलिए भी ये इसका दोष देखने को मिलता है। विधायन व प्रशासन के क्षेत्रों में एक रूपता का अभाव। तो जो एक रूपता हमारे एकात्मक सरकार में देखने को मिलती थी विधायन व प्रशासन के क्षेत्र में, वो यहाँ नहीं मिलती है। चूंकि अलग राज्य हैं, अलग उनका संविधान है, अलग उनके प्रशासन का तरीका है और उनकी जरूरतें भी अलग हैं। तो इसके हिसाब से सभी अपने अपने नियम बनाते हैं और उन्हें अपने अपने साधनों के आधार पर प्रशासित करते हैं। तो उनके जो शासन का स्वरूप है उसमें अलगाव देखने को लिए मिलता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि एकात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार क्या है, और इन दोनों में अपने क्वालिटीज हैं, अपनी डिमेरिट्स हैं, अपनी मेरिट्स हैं। लेकिन देखें तो दोनों ही सरकार अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक स्तर पर रखती हैं। थैंक्स।